निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? तो ये फुगड़ी होगा। क्या होगा आंसर? राइट आंसर हो जाएगा फुगड़ी। फुगड़ी जो है गोवा का लोक नृत्य है। और गोवा में और भी लोक नृत्य प्रचलित हैं, जैसे दिवाली नाच, गौफ मांडो, देखली, धनगर, ये सब क्या है? गोवा का लोक नृत्य। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है? ठीक है, तो ये हो जाएगा मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। इसका आंसर हो जाएगा मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। और दूसरा नंबर आता है, ये जो है कि पहला नंबर पे है। ठीक है, ये पहला नंबर पे आता है। और दूसरा नंबर पे कलकत्ता, ये ईडन गार्डन कहाँ है? कलकत्ता। ठीक है, ये दूसरा नंबर पे आता है। ठीक है, कलकत्ता का ईडन गार्डन। लेकिन अहमदाबाद में, ठीक है, अहमदाबाद में जो है कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। ये क्या है? अभी बन रहा है। ठीक है, ये अभी बन रहा है अहमदाबाद में, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? ठीक है, कौन सा कोशिका अंगक आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा लैन काय। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लैन काय समझ में शायद नहीं आया होगा, क्योंकि ये हिंदी है। ठीक है, इसका इंग्लिश होता है, ठीक है, इसका इंग्लिश लाइसोसोम। क्या होता है? लाइसोसोम। ठीक है, इंग्लिश समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसको ज़्यादातर इंग्लिश में ही पढ़ाया गया होगा। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, आगे, सूरजकुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? जो सूरजकुंड झील है, ठीक है, जो सूरजकुंड झील है वो किस राज्य में स्थित है? सूरजकुंड झील किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ये हरियाणा होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? हरियाणा। हरियाणा के फरीदाबाद जिला है। हरियाणा के फरीदाबाद जिला में, ठीक है, हरियाणा के फरीदाबाद जिला में जो सूरजकुंड झील है वो स्थित है, हरियाणा के फरीदाबाद में। ठीक है, और इस झील का निर्माण 10वीं सदी में कराया गया था। कब? 10वीं सदी में कराया गया था। ठीक है, और ये झील का निर्माण कराने वाले थे सूरजमल। कौन थे? सूरजमल। इसीलिए इस झील का नाम पड़ गया सूरजकुंड। ठीक है, इसीलिए या इसका नाम पड़ गया सूरजकुंड, क्योंकि सूरजमल ने क्या करवाया था? इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट 15 नंबर, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको कौन चुनता है? ठीक है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति चुनते हैं। कौन चुनते हैं? राष्ट्रपति चुनते हैं। ठीक है, और अभी भारत में, ठीक है, न्यायाधीशों की संख्या जो है वो 34 है। कितने हैं? 34 है। ठीक है, और इन सभी की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, अमुक्त मर्यादा का लेखन किसने किया था? अमुक्त मर्यादा का लेखन किसने किया था? देखिए कि अमुक्त मर्यादा जो है इसका लेखन जो है कृष्णदेव राय ने किए थे। कौन किए थे? कृष्णदेव राय, जो किस वंश के से थे? तो ये तुलुब वंश के राजा थे। ठीक है, कौन से वंश के थे? ये तुलुब वंश के राजा थे। जो कृष्णदेव राय हैं वो तुलुब वंश के राजा थे। ठीक है, तुलुब वंश से संबंधित थे, और इन्होंने ही जो है अमुक्त मर्यादा का लेखन किया था। अमुक्त मर्यादा का लेखन किया था। और ये जो है कि अमुक्त मर्यादा तेलुगु भाषा में लिखी गई है, क्योंकि ये साउथ के राजा थे।
ठीक है। तो ये तेलुगु भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? तेलुगु भाषा में, ठीक है। और इन्हीं के काल को जो है कि क्लासिक साहित्य के नाम से, क्लासिक युग के नाम से जाना जाता है। ये जो इनका समय था साहित्य के क्लासिक युग के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न 17 नंबर, ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक का लेखन किस पूर्व मुख्य नौसेना एडमिरल ने किया है? ये प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक का लेखन किस पूर्व मुख्य नौसेना एडमिरल ने किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ये सुशील कुमार। कौन थे? सुशील कुमार ने ये जो है ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक को लिखा है, ठीक है। सुशील कुमार कौन लिखे हैं? सुशील कुमार, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ये लिखा है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है तराइन की लड़ाई, बी खानवा का युद्ध, सी पलासी की लड़ाई और डी बक्सर का युद्ध, ठीक है। तो इनमें से राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, जो तराइन का युद्ध था, ठीक है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ी गई थी 1191 में। ये तराइन का फर्स्ट युद्ध था, ठीक है। तराइन के 2 लड़ाई हुए थे और दोनों बार इन्हीं दोनों में हुआ था, ठीक है। लेकिन फर्स्ट में जो विजय रहे थे, जीत हुई थी, वो हुई थी पृथ्वीराज चौहान की, ठीक है। पृथ्वी की जीत हुई थी, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। लेकिन जब 1192 में फिर से ये जो है कि मोहम्मद गौरी लड़ा, तो मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी? गौरी की जीत हुई थी, ठीक है। फर्स्ट जो हुआ था इसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे और सेकंड जो हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी जीता था, ठीक है। चलिए 19 नंबर प्रश्न, नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है? नाइट्रोजन के निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर राइबोजियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइबोजियम। राइबोजियम ही क्या करता है? नाइट्रोजन के निर्धारण करता है, ठीक है। आगे ठीक है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? जो जीएसटी परिषद है इसमें कितने सदस्य हैं? ठीक है, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? तो जीएसटी परिषद, ठीक है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसका जो फुल फॉर्म है क्या है? जी से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या होगा? इसका जो पूरा नाम होगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। और जीएसटी में अभी फ़िलहाल में कितने सदस्य हैं? तो फिलहाल में जो हैं वो 33 सदस्य हैं। कितने? 33। ऑप्शन नंबर ये 33 सदस्य हैं। और यह जो है कि लागू कब हुआ था? जो जीएसटी है वो लागू कब हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 में। कब लागू हुआ था? जीएसटी 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था, ठीक है। ठीक है, अब ये किनके आधार पर लागू हुआ था? कौन से कमेटी ने कहे थे? तो देखिए कि 2002 में जो है कि केलकर समिति है, ठीक है, केलकर समिति, और केलकर समिति के जो है सिफारिश पर ही जीएसटी को लाया गया, ठीक है, केलकर समिति। अगला प्रश्न 21 नंबर, जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार भारत का कौन सा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र अधिकतम ऊर्जा का उत्पादन करता है? जो 2019 तक बोल रहा है, ठीक है। तो 2019 तक कौन सा जो नाभिकीय ऊर्जा था, जो संयंत्र था जो अधिकतम सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुडनकुलम। जो कुडनकुलम है वो क्या है कि सबसे ज़्यादा 2019 तक ऊर्जा का उत्पादन किया है। और इसका निर्माण जो है कि 2002 में, ठीक है, आरंभ हुआ, ठीक है। और ये जो बन करके ये जो चालू हुआ था 2013 में।
2002 में जो है इसका निर्माण हुआ था शुरू, ठीक है, निर्माण जो है कि शुरू हुआ था 2002 में, लेकिन ये जो चालू हुआ वो 2013 में, ठीक है, क्या हो गया 2013 में ये चालू हुआ। और इस परमाणु संयंत्र की क्षमता जो है कि 1000 मेगावाट है। कितना? 1000 मेगावाट इसकी क्षमता है। क्या है इसकी क्षमता? क्षमता कितनी है? तो 1000 मेगावाट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1925, ठीक है। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन जो हुआ था वो 26 दिसंबर 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 26 दिसंबर 1925 में कानपुर। कहाँ? तो कानपुर, ठीक है, कानपुर में हुआ था। और इसकी जो स्थापना, मतलब कि ये जो है कि स्थापना इसको कौन किए थे कानपुर में? तो M.N. राय। कौन किए थे? M.N. राय ने इसकी स्थापना किया था कानपुर में। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 26 दिसंबर 1925 में। और कौन किए थे? तो M.N. राय किए थे। कब किए, कहाँ किए थे? कानपुर में, ठीक है। आगे 23 नंबर। द साइलेंट क्राई के लेखक या लेखिका कौन है? द साइलेंट क्राई के लेखक या लेखिका कौन है? ठीक है, साइलेंट क्राई की लेखिका कौन है? ठीक है, साइलेंट क्राई के लेखक या लेखिका कौन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, कहाँ गया? हाँ, ठीक है, केंजाबुरो ओए। केंजाबुरो ओए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंजाबुरो ओए इसका राइट आंसर है। ठीक है, द साइलेंट क्राई के लेखक जो हैं केंजाबुरो ओए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष, किसका 19वें सत्र के अध्यक्ष जो हैं वो कौन थे? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल मोहन घोष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल मोहन घोष। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, आपके लाइक से ही हमारे अंदर जो है और भी वीडियो बनाने की उत्सुकता होगी, इसीलिए लाइक करना ना भूलें। ठीक है, लाइक करते जाएं। आगे प्रश्न, ये आज का आखिरी प्रश्न। ठीक है, 25वां नंबर प्रश्न। राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? जो राजकोषीय घाटा है उसका अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए है सरकार द्वारा एकत्रित कुल राजस्व। ऑप्शन बी सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर। ऑप्शन सी सरकार का कुल व्यय। ऑप्शन डी सरकार द्वारा ली गई कुल उधार राशि। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय का अंतर। ये ऑप्शन नंबर बी, जो ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज भर इतना ही। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ताकि इसी तरह की और भी ढेर सारी वीडियोज़ जो हैं आपके लिए लाएं और आपको सफलता की ओर बढ़े। ठीक है, आप अपने सफलता की ओर बढ़े। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक जरूर करें, शेयर करना ना भूलें, ताकि और भी बहुत सारे बच्चों जो हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो पढ़ सकें। ठीक है, आप ही लोग की तरह बिल्कुल फ्री में। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जो आप लोगों ने अपना महत्वपूर्ण समय दिया।